हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठीक। क्लास 11th हिंदी मीडियम चैप्टर नंबर मात्रक व मापन हम पढ़ रहे थे। इसके बाद हमें गति स्टार्ट करनी है, लेकिन गति को पढ़ने से पहले आपको कुछ गणितीय सूत्र हैं, बिना उसके हम नहीं पढ़ सकते। तो भौतिकीय व गणितीय सूत्र आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको वो सारे अध्याय जो फिजिक्स के हैं वो समझ में आएंगे। तो हमारा गणित कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार के गणितों को हम पढ़ते हैं, तो एक एक करके सब विषयों पर उन पर बात करेंगे। दूसरी बात, ये जो टॉपिक है वो एक पार्ट में कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि इसमें कई सारे गणित होते हैं। तो इसलिए मैं इसके 1, 2 या 3 पार्ट में बनाऊंगा या 2 बनाऊं, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका प्यारा सा क्यूट चैनल है, ब्यूटीफुल चैनल, फिजिक्स वाले अमित गर्ग सर। तो हेडिंग लगाइए बच्चों, भौतिकीय व गणितीय सूत्र। भौतिकीय व गणितीय सूत्र। हमें गणितीय सूत्र यहाँ पर पढ़ने हैं। अब गणित कितने प्रकार का होता है? बहुत प्रकार का है गणित। तो हमने सबसे पहले बचपन में जो गणित पढ़ा हुआ है, यदि हम गणित की बात करें तो अंक गणित पढ़ा हुआ है, उसको तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं। अंक गणित में आप लोगों को अभी समझा दूंगा थोड़ा सा। सबसे पहले आएगा हमारा बीज गणित। बीज गणित क्या होता है, ये हालांकि आप छोटी क्लासों में पढ़ करके आए हैं। बीज गणित के बाद ज्यामितीय यानी कोऑर्डिनेट, ज्यामितीय। उसके बाद में आपको अवकलन, समाकलन, ग्राफ, अवकलन, समाकलन, ग्राफ। तो ये नोट करिए, हमें यहाँ पर कौन कौन से गणित पढ़ने? बीज गणित, ज्यामितीय गणित, अवकलन, समाकलन और ग्राफ। तो यहाँ से स्टार्ट करें हम बीज गणित से कि बीज गणित क्या होता है, और फिर ज्यामिति में क्या अध्ययन करते हैं, अवकलन में क्या करते हैं, समाकलन में क्या करते हैं। अब इसमें एक और रह गया हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अध्ययन कैसे किया जाएगा? तो बहुत सारे गणित हैं। इन सारे गणितों के जितने भी सूत्र होते हैं वो सभी हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो ज्यामिति है या ज्यामिति बोल सकते हैं आप लोग। तो बीज गणित की स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले हम आपको संख्याओं का ज्ञान बता देते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याओं में आप लोगों ने सभी पढ़ी हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मैं इनको लिख नहीं रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ। प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, वो नंबर जो गिनी जा सकती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के लगातार 1 के बाद 2 आना चाहिए, 2 के बाद 3 आना चाहिए, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं, जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, लगातार चलती चली जाए, उनको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं, W। इसको तो हम n से व्यक्त करते हैं और इसको W से शो करेंगे या W से प्रदर्शित करेंगे। अब प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो कि माइनस में भी चलती है और जिनमें 0 भी आता है, यानी कि धनात्मक, ऋणात्मक सारी संख्याएं कैसी होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं, दशमलव संख्याएं या फिर फ्रैक्शन को छोड़ करके। अब फ्रैक्शन वाली कौन सी संख्या होती है? P/Q, जिनमें लिखा रहता है, कितना लिखा रहता है? P/Q। इनको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? परमेय संख्याएं। कैसी संख्याएं? परमेय। लिख लीजिए आप लोग, परमेय संख्याएं। जैसे 2/3, 3/4। कुछ संख्याएं होती हैं अपरमेय, जिनको भी हम छोटी क्लासेज में सीख करके आए। अपरमेय क्या होती हैं? जो कि पूरी तरह से कटे नहीं। अब उसमें भी 2 प्रकार होते हैं कि यदि वो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए, भाग पूरा पूरा चला जाए, और दूसरा नॉन टर्मिनेट हो, यानी कि भाग उसमें पूरा पूरा नहीं जा पाए। तो ये तो सारी छोटी क्लासों की बातें हैं। मैं समझता हूँ कि सारे बच्चों को पहले से ही आती होंगी, इनमें कोई भी दिक्कत की बात है नहीं। सबसे पहले हम
लगाते हैं क्षेत्रफल के सूत्र, ज्यामितीय सूत्र लिखते हैं कुछ, तो हेडिंग लगाइए आप लोग ज्यामितीय सूत्र। ज्यामितीय सूत्र, ज्यामितीय सूत्र में हम हेडिंग लगा रहे हैं पहले क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। क्षेत्रफल में हम नंबर 1 ले रहे हैं त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। या हम इसका क्षेत्रफल लिख सकते हैं s अंडरवुड s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, तीनों चीज़ें कैसे आएगा ये देखते हैं। पहले आपको डायग्राम बना करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज हमारा हो गया ABC। त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं उनके सामने वाली भुजा को हम उसी के संगत मानते हैं। ए के सामने वाली भुजा क्या होगी? A, और B के सामने वाली भुजा B, और C के सामने वाली भुजा C। तो त्रिभुज का यहाँ क्षेत्रफल हम लिखेंगे s माइनस a, छोटा s लेना है, दूसरा s माइनस b और फिर s माइनस c, और इसका पूरे का वर्गमूल। तो इस तरह से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख सकते हैं s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। ठीक है जी। यहाँ s बराबर क्या होता है बच्चों? यहाँ s बराबर होगा तीनों का जोड़ बटे 2, तीनों का जोड़ करके क्या लगा देंगे? बटे 2। तो ये भी आपको 9th-10th क्लास में पढ़ाया गया, लेकिन आपने याद रखना हमेशा, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ABC क्या होगी? यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं। ABC क्या चीज़ है? त्रिभुज की भुजाएं। ये त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं आपको। इसके बाद हम आते हैं नंबर 2 पर। यदि हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो आयत का क्षेत्रफल छोटी क्लासों से ज्ञात करते चले आ रहे हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नो डाउट, L इंटू बी। अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लीजिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग कैसा होता है? वर्ग भी बता देते हैं आप, जिसकी चारों भुजाएं समान व प्रत्येक कोण कैसा होता है? 90 डिग्री का होता है। चारों भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, और जिसके विकर्ण कैसे होते हैं? एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल दिया जाता है भुजा स्क्वायर से। किससे क्षेत्रफल दिया जाएगा? भुजा स्क्वायर से। नंबर 4 हम बात करें, यदि हम बेलन को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं? बेलन को। तो बेलन के अंदर क्या होगा? देखिए, बेलन का जो चित्र बनता है इस तरह से बनेगा। बेलन में 2 तो वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं, तो एक वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल πr², दूसरे का भी कैसा हो गया? πr²। 2 ही बेलनाकार भाग होते हैं। 2 ही कैसे भाग होते हैं? बेलनाकार। तो यहाँ पर क्षेत्रफल हम निकाल हैं, तो πr² प्लस πr², ये अलग अलग आ गए, ये टॉप का और ये बॉटम का, यानी ऊपर का भाग और नीचे का भाग। अब ऐसे ही ये वाला हिस्सा πrh और फिर प्लस πrh दूसरा वाला हिस्सा। तो टोटल इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं 2πr इंटू आर प्लस एच। ये क्षेत्रफल हमारा आ जाता है इतना, 2πr इंटू आर प्लस एच। तो क्या बनेगा? 2πr² और 2πrh, यानी कि πr² प्लस πr² 2πr² हो गए, और πrh प्लस πrh 2πrh। तो यहाँ से नोट करिए, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से। कर लिया? हटा दें। चौथी आकृति देखते हैं। समलंब चतुर्भुज दिया हो आपको। यदि समलंब चतुर्भुज हमें दिया गया है, यानी ट्रपेजियम, तो ट्रपेजियम किस तरह का बनता है? जिसकी आमने सामने की 2 भुजाएं कैसी होती हैं? समान व समांतर। ये समान व समांतर बना ली हमने, और 2 भुजाएं अलग अलग होंगी। तो इनका मतलब, इनका जो सूत्र होगा क्षेत्रफल का, वो सूत्र कितना होगा? 1/2, फिर आगे समांतर भुजाओं की बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मान लीजिए a, और उन समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी और समांतर भुजाओं का योगफल।
तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी और इन दोनों भुजाओं का योगफल, तो हिंदी में लिख रहा हूं मैं, समांतर भुजाओं का योगफल इनटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या लंबवत दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या लंबवत दूरी, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद में हम अलग अलग आकृतियां और देखते हैं। नंबर 5 पर, यदि वृत्त दिया हो, यदि हमारे पास में वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त इस तरह का होता है जिसका केंद्र O, त्रिज्या R, तो वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर हम क्या लिखेंगे, पाई R स्क्वायर। अभी मान लीजिए कि हमारे पास में गोला दिया हो, गोला, तो गोला पूरा 3D होता है, जैसे कि बॉल, गेंद देखी होगी आपने, तो गेंद का जो क्षेत्रफल आता है वो कितना आएगा, 4 पाई R स्क्वायर। अभी नंबर 7 पर हम देखें घन कैसा होता है बच्चों, इस तरह से घन बनेगा, ये घन हो गया हमारा। और घन का जो प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान होती है, घन की हर एक भुजा समान होती है। और घन के फेस कितने होते हैं, 6। जैसे डिब्बी देखी होगी ना आपने, कोई भी चौकोर डिब्बी हो, जैसे कि हमारे खेलने का वो डाइस होती है ना, गोटी, तो गोटी में क्या होता है कि सारे फेस एक जैसे होते हैं, सभी फलक कैसे होंगे, समान होंगे। और कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, इसके 6 फेस होंगे। और कोने कितने होते हैं, 8 कोने होंगे। भुजाएं कितनी होंगी, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद इसका क्षेत्रफल कितना दिया जाता है, 6 भुजा स्क्वायर। किससे दिया जाएगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 फलक बने तो 6 भुजा स्क्वायर हो गया, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता था, भुजा स्क्वायर, तो 6 वर्ग बनने हैं इसमें, तो सीधे सीधे हमने ये लिख दिया। अब नंबर 8 पर देखें हम, घनाभ, क्यूबॉइड, घनाभ, तो घनाभ का क्षेत्रफल होगा, इसका तो क्षेत्रफल हमारा आया था 6 भुजा स्क्वायर। अब घनाभ में अलग अलग चीजें होती हैं, मान लीजिए कि ये हमारा एक घनाभ हो गया, हमने ये घनाभ बना लिया, और इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होंगी, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग, ABC, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो जो क्षेत्रफल आएगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, और इसका दुगना, क्योंकि 2 फेस बनेंगे जी, तभी तो 6 हो पाएंगे, 1 2 3 और 2 का गुणा, तो पूरे बन गए 6 फेस। तो ये आ गया क्षेत्रफल हमारा, किसका आ गया बच्चों, घनाभ का क्षेत्रफल आ गया। आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से, जल्दी जल्दी नोट करिए, ठीक है, जल्दी करो, ज्यादा टाइम मत करिए आप लोग। कर लिया। अब देखिए शंकु, यदि शंकु दिया हो, मान लीजिए आपको, नंबर 9 पर देखें हम, शंकु, कोन, तो शंकु कैसा बनता है, सॉफ्टी खाई है आप लोगों ने, सॉफ्टी जैसा। ये तो इसके ऊपर का पृष्ठ हो गया जिसकी त्रिज्या R, और शंकु की लंबाई L और त्रियक लंबाई H। तो इसका क्षेत्रफल दिया जाता है पाई R L से। किससे दिया जाएगा इसका क्षेत्रफल, पाई R L से। और L यहाँ पर क्या लिया हमने, त्रियक लंबाई। L बराबर क्या चीज है, त्रियक लंबाई, त्रियक लंबाई। L बराबर क्या है हमारा, त्रियक लंबाई। सारे बच्चे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको मिटाल रहा हूँ। मिटालने के बाद हम पढ़ेंगे आयतन, इन्हीं लोगों के आयतन क्या होंगे। तो इनके आयतन के लिए देखते हैं, आयतन, आयतन में सबसे पहले आ जाइए बेलन का आयतन। बेलन, बेलन का आयतन क्या होगा बेटा, बेलन का आयतन कितना होता है बताइए,
बेलन के बाद में हमें किस किस का आयतन निकालना है? गोले का आयतन, गोला का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन। फटाफट से बताओ मुझे, चारों दिए मैंने आपको, चारों जल्दी से बताइए, चारों के आयतन क्या क्या आएंगे, जल्दी बोलिए। नहीं पता कर पाए? अरे भाई, इसका तो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीन ही तो थी इसमें, लंबाई भी थी, चौड़ाई भी थी, ऊंचाई भी थी, तो हमने क्या लिख दिया? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का क्या होगा? इसमें केवल भुजा ही भुजा होती है, तो भुजा क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? भुजा क्यूब, ए क्यूब। गोले का कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का कितना होगा बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। अब एक और बताइए, चलो, शंकु का क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नोट कर लीजिए अब आप लोग, और इनको आप हमेशा ध्यान रखना, आप मत भूलना कभी भी। चलिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीजगणित। अब ये हो गए आपके, हमेशा ध्यान रखना, इनको जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में तो लगा लिया करना। बीजगणित चालू करते हैं। बीजगणित में आपने सबसे पहले, आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ कि हमारे कुछ छोटे छोटे सूत्र थे। a+b का होल स्क्वायर, ये सारे बच्चों को पता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को दिक्कत महसूस नहीं आए। मान लीजिए कोई बच्चा भूल गया हो गलती से, तो ये दो सूत्र हमारे चलते हैं, इन दोनों सूत्रों को हमने बहुत अच्छी तरह से याद करके रखना है। फिर एक चलता है हमारा इनका प्लस माइनस का, तो a² माइनस b², यानी कि a+b होगा और इसका a-b होगा, a+b, और दूसरा बच्चों क्या होगा? a-b। ठीक है जी। अब हम समीकरण पे आते हैं। बीजगणित में समीकरण क्या बनते हैं? समीकरण में एक घातीय समीकरण, जैसे x + 2 = 0 लिखा हो, तो हम x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? पक्षांतरण करके क्या बदल जाते हैं? चिन्ह बदल जाते हैं। तो x का मान कितना हो जाएगा? -2। इसको बोलते हैं एक घातीय समीकरण। कैसी समीकरण होती है? एक घातीय, जिसमें x की अधिकतम घातें कितनी हो? 1 हो। अधिकतम घातें कितनी हो? 1 हो। अब यदि मान लीजिए कि ऐसे दे रखा हमें x + √x = 1, तो ये एक घातीय समीकरण नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें x की घात तो 1 है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है? √x आ रहा है। तो ये दूसरे तरीके से हल होगा और दूसरे तरीके से ही मान आएगा इसका, तो इसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। अब द्विघातीय समीकरण क्या होती है? हेडिंग लगाइए, द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण क्या होगी वो हम बात करते हैं अब। तो द्विघातीय समीकरण में x की अधिकतम घातें कितनी होंगी? 2। ये रूप होगा उसका, ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c बराबर कितना आएगा बच्चों? 0। अब इसके हल हम कैसे ज्ञात करें? यानी कि इसमें x के दो मान आएंगे। x की घातें जितनी होती हैं, जितनी अधिकतम होती हैं, उतने ही x के मान आते हैं, क्योंकि x यहाँ पर कैसा है? परिवर्तनशील है, यानी कि बदलने वाला है। तो x की घातें 2 हैं, तो दोनों मान ज्ञात करने के लिए हम गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम श्रीधराचार्य विधि का इस्तेमाल करते हैं। यदि गुणनखंड हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि गुणनखंड किसी के हो रहे हैं, x² - 5x + 6 = 0 है ये समीकरण। यदि इसके गुणनखंड हो रहे हैं, तो गुणनखंड हम कैसे करते हैं कि जो -5 दिया है उसके ऐसे खंड करें कि उनका गुणा तो 6 आ जाए, और यदि जोड़ें तो -5 आ जाए। तो 3 और 2, तो हम क्या लिख सकते हैं? -3x और -2x + 6 = 0। और लगा दीजिए यहाँ अथवा लगाने के बाद में फिर हम 2 के सेट बना के हल कर लें इसको। इन दोनों का सेट बनाए तो x - 3 आ जाएगा, -2 कॉमन लीजिए इन दोनों में से, x - 3 आ जाएगा बराबर 0। तो अब बचा हमारे पास x - 2 का, और दूसरा सेट बचा x - 3 का। अब x के दो मान आ गए, x = 2 और x = 3। तो इस तरह से हमने इसको हल कर लिया। मान लीजिए कि गुणनखंड नहीं होते हैं,
यदि गुणनखंड नहीं हो तो उस कंडीशन में अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, श्रीधराचार्य विधि का। श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं अब। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला या श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य ने क्या सूत्र दिया था वो देखिए। x का मान ज्ञात करने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इस सूत्र की सहायता से हम x के दो मान ज्ञात करेंगे। ए बी सी क्या चीज़ है यहाँ पर, a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है। तो ये तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। मान लीजिए कि हमें कोई सवाल दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। इसमें हमें इसके पद निकालने हैं। क्या निकालने हैं, पद निकालने हैं, मान निकालने हैं या हल निकालने हैं या सॉल्यूशन करने हैं या रूट करने हैं। तो हमारा जो सूत्र बनेगा a बराबर 3, b बराबर 2 और c बराबर 1। तो हम सूत्र का मान रखें -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4, अब -4 a का मतलब 3, c का मतलब 1 और बटे 2 गुणा a का मतलब 3। तो इसको हल कर लिया हमने। तो x बराबर हमारे पास में आ गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 12 बटे 6। अब 4 में से 12 घटाओगे तो माइनस का आएगा। अब देखिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई आपके लिए, अंडर रूट में -8 आ गया। यानी कि ये दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का। लेकिन अंडर रूट में माइनस काल्पनिक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है, तो वहाँ आयोटा लगेगा। तो काल्पनिक संख्या का भी आपने अध्ययन कर लिया साथ के साथ कि अंडर रूट में -1 को हम क्या लिखते हैं, आयोटा। काल्पनिक संख्या होती है ये, इस काल्पनिक संख्या को हम क्या लिखेंगे, आयोटा। तो x बराबर हम लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस और 2√2 आयोटा, 2√2 आयोटा अपॉन 6। 2 से 2 कॉमन लेके काट दीजिए तो -1 प्लस माइनस √2 आयोटा बटे 2। तो इसके दो हल आ गए हमारे पास में। लेकिन दोनों हल कैसे आए हैं, काल्पनिक हल प्राप्त हुए हमें, काल्पनिक हल प्राप्त हुए हैं। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि कहीं काल्पनिक मान तो नहीं आ जाता। काल्पनिक मान भी आ जाता है, जैसे कि आपके सामने आया हुआ है, तो आप आसानी से देख सकते हैं। मान लो कि हमें अब एक सवाल ऐसा करना है जिसमें केवल इतना लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। इसके गुणनखंड श्रीधराचार्य विधि से करने, तो हम कैसे करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे। x बराबर -b का मतलब -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 -4 a की जगह 1 c की जगह 2 और बटे कितना आएगा 2a, a का मतलब 1। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 8 बटे 2 बराबर कितना आएगा, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 8 बटे 2। इसके रूट सही आ रहे हैं, इसके काल्पनिक नहीं आ रहे। तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए। हटा दें, हटा रहा हूं। हट जाओ, हट जाओ, हट गया पूरा, पूरा साफ कर दिया बोर्ड। अब ये देखिए कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी यानी वो श्रेणी जिसके पद a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d इत्यादि आते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि जिनमें अंतर समान रहता हो, जिसके दो पदों में अंतर कैसा रहता हो, समान रहता हो, हमेशा दो पदों का अंतर। ये पद पहला t1, दूसरा t2, फिर तीसरा t3, t4, इसी तरह से सारे पद निकालते जाओगे आप tn तक। तो t2 माइनस t1
यदि दूसरे में से पहला पद घटाएं तो भी बराबर आएगा किसके, T3 माइनस T2 के, और फिर इसी तरह से T4 माइनस T3 बराबर आना चाहिए। तो दो पदों का अंतर हमेशा बराबर रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, सार्व अंतर D। क्या बोलेंगे इसको, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर D समान आ रहा है यदि किसी श्रेणी में, श्रेणी के दो पदों का, क्रमागत दो पदों का अंतर यदि समान आ रहा है तो उस श्रेणी को हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी। बड़ा आसान हो गया। तो समांतर श्रेणी भी आप लोग पढ़ करके आते हैं। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, ये प्रथम पद होता है, ये क्या होता है, प्रथम पद, और D हो गया आपका सार्वंतर। D क्या चीज हो गई हमारी, सार्वंतर। तो इसका nवां पद यदि हम ज्ञात करें कि अंतिम पद क्या आएगा, तो Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिए, बहुत अच्छी तरह से कर लिया। n पदों का योगफल कितना आएगा, योगफल, n पदों का योगफल कितना होता है, बताओ बच्चे बताओ, सबने पढ़ा होगा नहीं यार, चलिए हम बताते हैं। n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना सूत्र होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये n पदों का योगफल हो गया। अब ये गणित के अंदर बहुत लार्ज स्केल पर चलती हैं, लेकिन फिजिक्स में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी न्यूमेरिकल में श्रेणी बनेगी, जैसे कि हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो उसमें सर्किट बन सकता है आपका, या हम और भी कई सारे ऐसे सवाल हैं फिजिक्स के अंदर जिन सवालों में हमें समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी बनती हुई दिखेगी, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से आपको मैंने ये बता दिया है पहले ही, अन्यथा हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो सीधा सा हमें पता चल गया कि मान लीजिए कि अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। एक समांतर श्रेणी हमारे पास में 1 4 7 11 एंड सो ऑन। तो इसके 15 पदों का योगफल ज्ञात करें। यदि इसमें 15 पद हों तो उसका योगफल कितना होगा। तो 15 पद, a बराबर तो यहाँ कितना है, आंसर लगाइए। a बराबर 1 है, सार्वंतर कितना आ जाएगा, d बराबर 4 माइनस 1, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर कितना आ गया 3। सूत्र लगा दीजिए, S15 बराबर n बटे 2, यानी कि 15 बटे 2, 2a 2 गुणा 1 प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 और इंटू डी का मतलब 4। तो हल करिए जरा इसको, तो 15 बटे 2 और 2 प्लस 14 बचे गुणा 3, हल करिए। 15 बटे 2, 2 प्लस 14 थी 42, 42 और 2 44, 15 गुणा 44 बटे 2, 2 से ये काट जाएंगे 22 बार, तो 15 गुणा 22, इसका गुणा आप लोग कर लीजिए फटाफट से। तो इस तरह से हम मान निकालते हैं। ठीक है भाई, हटा दें अब इसको पूरे को। अब हेडिंग लगाइए गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसमें दो पदों का अनुपात समान आता हो हमेशा, यानी कि सार्व अनुपात रहता हो। जैसे कि ए आर स्क्वायर, इसी तरह से लगातार ये चलती जाए। यहाँ आर बराबर क्या हो गया, सार्व अनुपात। अनुपात कैसा रहता हो, समान रहता हो जिसमें। ये तो क्या हो गया प्रथम पद, और आर क्या हो गया सार्व अनुपात। सार्व अनुपात, अनुपात कैसा आ रहा हो, समान आ रहा हो, यानी कि ए आर बटे ए करेंगे तो आर आएगा, फिर ए आर स्क्वायर बटे ए आर करेंगे तो भी आर आएगा, है ना। जिसमें अनुपात कैसा आता हो बेटा, समान आता हो, या जो अनुपात हम निकाल रहे हैं वो अनुपात कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो उस श्रेणी को अपन क्या कहेंगे, गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी के nवां पद, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, हेडिंग लगाइए जरा।
एनवा पद कितना होगा, ए आर की घात एन माइनस वन। एनवा पद यदि हमें निकालना है गुणोत्तर श्रेणी का तो कितना आएगा, ए आर की घात एन माइनस वन। और एन पदों का योग, एन पदों का योग आता है ए इंटू एक माइनस आर की घात एन बटे एक माइनस आर, एक माइनस आर की घात एन बटे एक माइनस आर। कब आएगा ये, जब आर का मान एक से छोटा हो, और यदि आर का मान एक से बड़ा है तो ए इंटू आर की घात एन माइनस वन बटे आर माइनस वन। ये सूत्र कब लगाएंगे, जब हम आर का मान एक से बड़ा हो तब। तो सीधा सीधा सा आपके सामने है, आप इसको नोट करिए, एक सेकंड के अंदर फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी कर लिया सभी ने, अगला करें। अब यदि ये गुणोत्तर श्रेणी अनंत पदों तक चली जाती है, अनंत पद चली जाती है, मान लीजिए कि ए आर स्क्वायर और अनंत तक जा रही, कोई एंड नहीं, तो उसका जो सूत्र आएगा एन पदों का योगफल, वो आएगा एन पदों का नहीं सॉरी अनंत पदों का जो योगफल आएगा वो ए बटे वन माइनस आर, या हम लिख सकते हैं एस अनंत बराबर ए बटे आर माइनस वन। एक सेकंड रुकिए जरा देखता हूँ, ठीक है, मैं देख रहा था वीडियो में पूरा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, सही आ रहा है बिल्कुल, नोट कर लीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम बनाए एक श्रेणी 1 2 4 8 16 और अनंत तक की बना लीजिए आप। तो इसमें देखिए सार वनपात समान आ रहा है क्या, 2/1 2 आएगा, 4/2 2 आएगा, 8/4 2 आएगा, 16/8 2 आएगा, यानी कि ए बराबर तो 1 हो गया और आर बराबर 2 हो गया आपका। अब अनंत पदों का योगफल निकालना चाहते हो तो ए बटे यानी 1/r माइनस वन, इस तरह से हम सूत्र को ज्ञात कर लेंगे। लेकिन इस स्थिति में अनंत पदों का योगफल नहीं निकलता है, तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना, अनंत पदों का योगफल केवल और केवल जब r 1 से छोटा हो तभी निकलेगा। यानी कि हमने इसी वजह से वो उदाहरण लिखा था, हम इस सूत्र का इस्तेमाल कभी नहीं करेंगे। केवल हम कौन से सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, एस अनंत बराबर ए बटे वन माइनस आर का, कब, जब आर का मान 1 से छोटा दिया हो। बेटा ये ध्यान रखना है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जो योगफल का सूत्र है केवल जब ही एप्लीकेबल है जब आर का मान 1 से छोटा है, क्योंकि फिर तो वो अनंत ही आना है। समझ रहे बात को। जैसे कि इस सवाल में देखिए, मैंने अभी जो सवाल किया इसमें आर का मान 1 से बड़ा है, अब अनंत बराबर आपने सूत्र लगा दिया, मैंने तो बोल दिया कि ये सूत्र लगा दीजिए आप, तो आपने सूत्र लगाया तो 2/1 और 2 माइनस 1 आ गया, तो आंसर कितना आया 1। क्या इसका योगफल 1 आ रहा है इसका योगफल अनंत आएगा। लगातार चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, 32 से 64 से फिर आगे बढ़ा, लगातार बढ़ता चला गया। तो ये सूत्र हम इस्तेमाल कभी जीवन में नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर बताई है। तो ये नहीं करेंगे, हमेशा नहीं लगेगा। अनंत गुणोत्तर श्रेणी केवल और केवल तब ही बनेगी, कब, जब r का मान 1 से छोटा हो, अन्यथा उसका मान s अनंत का कितना आएगा, टेंड्स टू अनंत होगा। कितना आएगा, टेंड्स टू अनंत ही होगा। आया कुछ समझ में। तो अनंत गुणोत्तर श्रेणी हो तो केवल जब लगाना है अनंत का सूत्र, जब a बटे वन माइनस आर हो, और a बटे आर माइनस वन नहीं लग सकता है, जैसे कि उदाहरण देख करके मैंने आपको बता दिया। यदि r का मान 1 से बड़ा है तो उस स्थिति में उस श्रेणी का मान भी अनंत की ओर अग्रसर होगा, यानी कि अनंत के ही आसपास मान प्राप्त होगा। आ गया समझ में अब आपके। चलिए अब एक हरात्मक श्रेणी और निकलती है, वो समांतर श्रेणी का व्युत्क्रम होती है, तो उसको हमें करने की यहाँ पर जरूरत है नहीं, क्योंकि हम समांतर श्रेणी का उल्टा करके उसको निकाल लेंगे। समांतर का बिल्कुल उल्टा चलती, तो उसकी हमें ज़्यादा जरूरत है नहीं। अब हम बात करते हैं कि द्विपद प्रमेय क्या होती है। द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय जिसमें दो पद हो वो द्विपद हो जाएगा।
बाइनोमियल जिसमें दो पद हैं, एक और दो। तो इसमें मान लीजिए दो पद हैं, एक प्लस एक्स, ये मैंने श्रेणी ले ली, एक प्लस एक्स की घात एन हो। अब इसमें भी कंडीशन दी होती है, जैसे वहां पर कंडीशन अप्लाइड थी ना कि आर का मान एक से छोटा होना चाहिए, ऐसे ही यहां पर एक्स का मापांक एक से छोटा होना चाहिए, तभी ये श्रेणी लगेगी। तो इस श्रेणी का जो खोलने का सूत्र है वो क्या होता है, एक प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बटे फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस आगे खुलेगी एन इंटू एन माइनस वन फिर एन माइनस टू बटे फैक्टोरियल 3 एक्स की घात 3 और प्लस ऐसे ही खुलती चली जाएगी और लास्ट में एक्स की घात एन आ जाएगा आपके पास में। लास्ट में कितना आ जाएगा, एक्स की घात एन, पहले एक्स का पद, फिर एक्स स्क्वायर का पद, फिर एक्स क्यूब का, एक्स 4 का और लास्ट में एक्स की घात एन का पद 1 के साथ में आएगा, यानी इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। अब ये जो चीज इसके अंदर लगी है, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। इसको बोलते हैं हम फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं गुणक, फैक्टोरियल। इंग्लिश भले ही याद नहीं करना, लेकिन इंग्लिश में ही बोलते हैं ज़्यादातर। तो फैक्टोरियल का चिन्ह हम कैसे लगाते हैं, मान लीजिए कोई एक्स है और उसका हमें फैक्टर या गुणक ज्ञात करना है, तो इस तरह से लगा सकते हैं या आप ऐसे लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, इस तरह से, जैसे विस्मय बोधक चिन्ह होता है ना, उसमें डॉट लगा देते हैं नीचे, ऐसे ही करके इसमें लगा दीजिए, क्या दिक्कत आ रही। अब फैक्टोरियल को खोलते कैसे हैं, बड़ा आसान तरीका आपको बताने जा रहा हूं मैं कि फैक्टोरियल 0 तो 1 ही रहेगा, इसका आंसर कितना आएगा 1, और यदि फैक्टोरियल 1 दे रखा है तो ये भी 1 ही रहेगा। अब मान लीजिए कि फैक्टोरियल 2 है तो 2 बार खोल दीजिए, बस गुणक को 2 बार खोल दीजिए, 0 मत आने दीजिए। 2 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा 2। अब मान लीजिए कि फैक्टोरियल 3 आ जाता है तो 3 2 1, फैक्टोरियल 4 आ जाता है तो 4 3 2 1, कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 आ जाता है मान लीजिए, तो फैक्टोरियल 4 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 2 1। 5 आ जाता है तो 5 4 3 2 1 है आसान, गुणा करते जाइए, 5 4 3 2 1, 1 तक खोलना है, ओनली 1 तक, उसके आगे 0 में मत चले जाना, नहीं तो सब 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस श्रेणी को लिख लिया हमने। अब आप नोट करिए, अब इसमें क्या होता है कि हमें फिजिक्स में क्या इतनी बड़ी श्रेणी लिखनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए बच्चों, इसकी हमें फिजिक्स में बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपको ध्यान हो तो मैंने त्रुटि का जो अध्याय आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में, मेरा देखना आप, त्रुटियों के प्रकार के नाम से जो वीडियो है, उसके अंदर जब मैंने भाग में 2 राशियां दी हों तब त्रुटि ज्ञात की थी, तो वहां इस सूत्र की मैंने बात करी थी और इस सूत्र की सहायता से ही मैंने आंसर निकाला था। तो इसमें होता क्या है कि इसमें एक एप्लीकेशन हम काम में लेते हैं। फिजिक्स हमारी ये कहती है कि ज़्यादा छोटी राशियों को जोड़ो मत, यदि वो जोड़ या अंतर में आ रही हैं तो उनको आप हटा सकते हैं। ज़्यादा छोटी का मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई राशि 0.1 है, अब 0.1 का जब वर्ग करोगे ना आप लोग, तो 0.1 का वर्ग 0.01 आएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। अब यदि मान लो ये 0.01 है तो इसका वर्ग करेंगे तो ये और भी छोटा आ गया। तो इतनी छोटी राशियों को जोड़ोगे तो कोई सार्थकता तो निकलेगी नहीं, यानी कि हमें इसमें क्या करना पड़ता है कि हम इनकी उपेक्षा कर सकते हैं। तो आपके लिए बेनिफिट यही है कि यदि मान लीजिए कि वो कहते हैं कि उपेक्षा कर दो, तो हम इन आगे के सारे पदों को क्या मान सकते हैं, लगभग 0 के तुल्य मान सकते हैं। जितने भी पद हमारे आएंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, लगभग 0 के तुल्य मान लेंगे, केवल एक ही पद बचा रहेगा। तो बड़ा आसान सा ही सूत्र आ गया हमारे पास में। हम क्या करा करेंगे कि इस सूत्र को कैसे लिखा करेंगे, देखिए इस सूत्र को हम क्या करा करेंगे कि मान लीजिए कि हमसे कहता है कि वो इसका मान 1 से छोटा है, तो हमने केवल एक ही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे फिजिक्स के अंदर कि 1 + x की घात n को हमने लिख लिया 1 + nx,
और प्लस हम डैश 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 करके छोड़ देंगे, भले ही हमें सूत्र आता हो या नहीं आता हो, बेवकूफ़ बना सकते हो आप। और यहाँ पर लिख दोगे आप उच्च घात हैं, किसकी उच्च घात है? x की। तो x की उच्च घातें चल रही हैं। अब फिर आप एक लाइन नीचे लिखोगे कि x का मान बहुत छोटा है, x का मान बहुत छोटा है, अतः x की उच्च घातों की उपेक्षा करने पर, तो बाकी का सारा हटा दोगे, केवल क्या बचेगा? 1 प्लस nx बचेगा। तो x का मान बहुत छोटा है, अतः इसकी x की उच्च घातों की उपेक्षा करने पर, तो बाकी सारी हट जाएंगी, हमारे पास क्या रह जाएगा? 1 प्लस nx। यानी कि ये सूत्र तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी छोटा हो गया। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आया था, तो ये तो उससे भी छोटा हो गया, तो बड़ा आसान हो गया। अब इस पर सवाल करके देखते हैं जरा कैसे आते हैं। जैसे कि त्रुटि में ही आया था, जैसे मान लीजिए कि हमने आपको त्रुटि में एक बताया था कि हमारा ये आया था 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बटे बी की घात -1, ये आया था उस दिन। तो इसको हम द्विपद डेल्टा बी बटे बी का मान कैसा होता है बच्चों? बहुत छोटा होता है, क्योंकि डेल्टा बी त्रुटि है, त्रुटि में उसके वास्तविक मान का भाग लग गया तो और भी खत्म हो गई वो। अब हम इसको द्विपद प्रमेय से खोलें तो 1 प्लस nx, n कितना है? -1, तो -1 का गुणा होगा बस, तो माइनस प्लस हो जाएंगे, उल्टे चिन्ह बन जाएंगे, डेल्टा बी बटे बी। अब हम क्या कर सकते हैं? प्लस आगे की घातों को खोलें ही नहीं, क्या लिख सकते हैं? प्लस डैश 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 एंड सो ऑन। और यहाँ पर लिख सकते हैं हम उच्च घातें, क्या लिख सकते हैं? उच्च घातें। अब एक लाइन हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी, डेल्टा बी बटे बी का मान बहुत छोटा है, अतः इसकी उच्च घातों की उपेक्षा करने पर, इसकी उच्च घातों की हम क्या कर दें? उपेक्षा कर दें, तो बस हमारे पास में क्या आंसर बचेगा? डेल्टा बी बटे बी। हटा दिए सारे। तो इस पर चलिए अब एक सवाल करके बताइए आप लोग मुझे, मैं आपको सवाल दे रहा हूं, ये हटा दूं मैं? नोट कर लिया सबने? गुड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी फिजिक्स के लिए, हमें इस सूत्र की बार बार जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमें पहले आना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स पढ़ने से पहले देखिए, जैसे कि मिस्त्री होता है, मिस्त्री को काम करने के लिए औजारों की ज़रूरत पड़ती है, यदि वो बिना औजार के ही काम करे तो काम होगा नहीं। इसीलिए फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको गणितीय सूत्रों की परम आवश्यकता है। बिना गणितीय सूत्रों के आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे चैनल को आप हमेशा अच्छी तरह से देखते रहना, सब्सक्राइब करते रहना उसको, तब जाकर के आपको सारे वीडियोज प्राप्त होते रहेंगे। तो हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, जैसे 1 + 2x की घात -2 और 1 - 2x की घात 3 बटे 1 + x की घात 4 और 1 - x की घात -5। तो इसको हल करके बताना है, कब? जब x का मान 1 से छोटा हो, जो x का परिमाण है उसका मान कैसा हो? 1 से छोटा हो। इस तरह का सवाल हमने करके बताना। कर लीजिए, आसान सा ही है, एक एक लाइन में हो जाएगा। करते हैं जरा, आंसर लगाते हैं। 1 - 2 का गुणा करिए, -4x और प्लस ऐसे लिख दीजिए डैश डैश डैश, हो गया खत्म। ऐसे इसमें करिए, 1 - 6x प्लस, हो गया खत्म। फिर नीचे आ जाओ, 1 + 4x प्लस डैश 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 सो ऑन, खत्म। फिर 1 + 5x बन जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, खत्म। ये खुल गई पूरी श्रेणी। खुलने के बाद में एक लाइन लिखेंगे, x का मान बहुत छोटा है, अतः इसकी उच्च घातों की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा कर दीजिए। अब हटा दीजिए सारे। अब हमारा अगला स्टेप 1 - 4x 1 - 6x और बटे
1 + 4x और दूसरा क्या आएगा 1 + 5x। इसको हम हल करें, गुणा करिए सबके, तो 1 - 6x और ये आएगा -4x और ये माइनस माइनस प्लस 24x² और बटे नीचे 1 + 5x + 4x + 5 चौक 20x²। ये हो गया, ठीक है जी। अब हम इसको और हल करें, तो और हल करेंगे तो 1 - 10x आएगा + 24x² और बटे 1 + 9x + 20x²। देखिए ज़रा, करिए नोट। ओके, पूरा आ रहा है वीडियो में। अब ये वाला पद भी हटा दीजिए, x² वाला पद भी क्या होगा, हट जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा 1 - 10x और बटे 1 + 9x। अब फिर वही बात आ गई, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। ऊपर लेकर के जाओगे तो 1 - 10x और 1 + 9x की घात कितनी आ जाएगी -1। फिर द्विपद में लगाओगे तो 1 - 10x और 1 - 9x प्लस एंड सो ऑन। फिर वही लाइन लिखोगे एक, यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर वही लाइन लिखी आपने, तो लाइन लिखने के बाद में मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको। ये तो नोट हो गया होगा सभी बच्चों का। फिर यहाँ से लाइन लिखोगे तो फिर हटा दोगे, क्या बचेगा हमारे पास में 1 - 10x और 1 - 9x, बाकी हटा दिया हमने। अब गुणा फिर कर लीजिए, 1 - 9x - 10x माइनस माइनस प्लस 90x²। फिर इसको 0 के तुल्य कर दीजिए तो क्या बचा 1 - 19x। ये हमारा उत्तर आ गया। अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए बेटा। हटा दे, हो गया सभी का? ओके, पॉज करके नोट कर लेना, दिक्कत आए तो कुछ। वीडियो को पॉज करके नोट करते हैं ना अपन, तो पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग यदि दिक्कत आ रही है तो। अब मान लीजिए कि भौतिक विज्ञान में हमें कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है इसकी, तो जैसे कि हमने एक त्रुटि में बता दी, एक और बताते हैं, जब हम गुरुत्वीय त्वरण निकालेंगे वहाँ जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि हमारे पास में ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण 1/s + r का होल स्क्वायर आता है, ठीक है जी। इसको भी हम हल करते हैं इसी से। तो कैसे हल करें, GH बराबर हम क्या लिखेंगे, GS × 1 + h/r का घात -2। द्विपद में लगा दीजिए, द्विपद में लगाओगे तो GH बराबर कितना आएगा, GS × 1 - 2h/r प्लस वही लाइन। अब h/r बहुत छोटा है क्योंकि h तो ऊंचाई है और r पृथ्वी की त्रिज्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर वही चीज़ GH बराबर क्या लिख देंगे, GS × 1 - 2h/r बचेगा। वो हटा दिया हमने एक लाइन लिख के। एक लाइन जरूर लिखनी पड़ेगी आपको वहाँ पर। क्या लाइन लिखनी पड़ेगी कि उसका मान बहुत छोटा है h/r का, तो इसकी उच्च घातों की उपेक्षा करने पर। नोट करिए, नोट कर लीजिए बच्चों। तो इस तरह से हमें फिजिक्स में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है इनकी। चलिए, अब ऐसे ही चरघातांकीय श्रेणी बनती है, उसकी हमें कम जरूरत पड़ेगी। चरघातांकीय श्रेणी डाल दीजिए आप, चरघातांकीय श्रेणी e⁻x। e⁻x का सूत्र होता है 1 + x + x² बटे फैक्टोरियल 2 प्लस लगातार चलती चली जाएगी अनंत पदों तक या n पदों तक आप लोग निकाल सकते हैं। अनंत पद तक दे रखी है तो इसका आंसर 1 + x ही लिख देंगे आप, सीधे सीधे आ जाएगा। तो चरघातांकीय श्रेणी लिख लो फटाफट से आप लोग, जल्दी करिए बेटा, आप लोग बहुत धीरे लिखते हैं। कर लिया सभी ने? हटा दें पूरा। अब लघुगणकीय श्रेणी क्या होती है, ये भी बाई चांस जरूरत पड़ेगी बहुत कम केस में। x - x² बटे 2 प्लस x³/3 बहुत कम जरूरत है इसकी, इसीलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ इस पर। फिर भी आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है जी। इसको भी हम x ही लिख सकते हैं, ये भी x के तुल्य आ जाएगी, केवल किसके तुल्य आ जाएगी, x के। अब लॉग के सूत्र लिखें, पहले घातों के सूत्र लिख लेते हैं। इसको हटा रहा हूँ मैं। घातें क्या होती हैं, घात नियम,
घात नियम डाल दीजिए आप लोग, या घातांक नियम। तो घातांक नियम में यदि किसी की घात 0 हो तो उसका मान कितना आता है, 1 आएगा। नंबर 2, यदि किसी की घात 1 हो तो उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। और यदि किसी की घात अनंत हो तो वो परिभाषित नहीं है, या मान अनंत होगा, अपरिभाषित होगा। नंबर 4, यदि घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर क्या दे रखी है, घात, तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो एक ही घात x गुणा y आ जाएगा। एक ही घात कितना आ जाएगा, x गुणा y आ जाएगा। नंबर 5, यदि गुणा में घातें हों, आधार समान हो, तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। एक ही घात x प्लस वाई लिख देंगे। ऐसे ही भाग में यदि आधार समान है और भाग में दे रखा है तो x की घातें घट जाएंगी, तो एक ही घात x माइनस वाई लिख सकते हैं आप लोग। नंबर 7, यदि 1/1 की घात x दे रखा है तो इसको ऊपर लेके आओगे तो 1 की घात माइनस x आप लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारे घातांक के नियम हो गए। इन नियमों को आप लोग अच्छी तरह से एक बार रीड कर लीजिए, समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। अब लॉग के नियम पढ़ाते हैं आपको। लघुगणकीय नियम, लघुगणक यानी लॉग। तो लॉग ऐसे लिखा हो, लॉग ई, लॉग ई। तो लॉग ई ए बी, यदि 2 पद दिए हैं तो इसको हम तोड़ करके लिख सकते हैं लॉग ई ए प्लस लॉग ई बी, यानी कि लॉग ई ए प्लस लॉग ई बी की वैल्यू क्या होगी, लॉग ए इंटू बी। नंबर दूसरा हमें ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए लॉग ई ए बटे बी लिखा हो, तो ए बटे बी को हम लिख सकते हैं लॉग ई ए माइनस लॉग ई बी, तो इसको हम ए बटे बी लिखेंगे। नंबर सी हमें लिखा हो, मान लो तीसरा लॉग ई 1, यानी आधार कोई सा भी हो, इसका मान कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। लॉग 0, यदि लॉग के अंदर 0 आ जाए तो इसका मान क्या होता है, नॉट डिफाइन, यानी कि अनंत। तो इस तरह से इन सूत्रों की ज़रूरत पड़ती है। अभी मान लीजिए कि लॉग ए की घात b लिखा हो तो b आगे आ जाता है, b लॉग a लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं, b लॉग a। नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट, जल्दी जल्दी नोट करिए। हो गया सभी का, हटा दें। अब 10 के बेस में बदलना हो लॉग को तो क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देना आप लोग, है ना। तो वो इजी होता है, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 का बेस, या लॉग ई 10 की वैल्यू लिख सकते हैं। ऐसे बता देता हूँ, लॉग ई 10 2.303, इस तरह से भी आप लोग याद कर सकते हैं, कैसे भी याद कर लीजिए। चलिए अब हम जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पर आते हैं। त्रिकोणमिति डाल दीजिए, त्रिकोणमिति। ये हमारा जहाँ पर बीजगणित कंप्लीट, बीजगणित कंप्लीट और ज्यामिति में हमने थोड़ा सा पढ़ा था, तो 2 गणित कंप्लीट हो गए। फिर हमने नंबर सिस्टम यानी कि अंकों के बारे में भी बताया था आपको। अब अंकों की तो संक्रियाएं आपको पहले से बचपन से ही आनी चाहिए, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, वर्गमूल कैसे लेते हैं, वर्ग कैसे लिखते हैं, वो हम नहीं सिखाएंगे। वो आपको आना ही चाहिए कि भाई वर्ग कैसे करेंगे, वो आपको पहले से ही पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये चीज़ें हम नहीं बताएंगे यहाँ पर आपको। फिर भी यदि कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ करके पता कर सकते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति डाल दीजिए आप, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम 9th क्लास में आए थे तो हमें एक समकोण त्रिभुज के बारे में बताया गया था। समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है। यदि ये कोण B थीटा है, ये कोण कितना मान लिया, थीटा, तो पहली बात तो हमें कोण पता होना चाहिए कि कोण क्या होता है। तो कोण तो मैंने आपको विमीय सूत्रों में बता दिया था। ये मान लीजिए ये कोण थीटा है, तो ये AB चाप हो गया उसका, और ये त्रिज्या हो गई। तो कोण का मान होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या।
तो पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका ये क्या होता है। फिर इसको नापते किस में, इसको डिग्री में नापते हैं, डिग्री में, ये पता होना चाहिए हमें। दूसरा रेडियन में नापा जाता है जी, डिग्री में, रेडियन में, और भी बहुत सारी है, लेकिन हमें दो की बहुत ज़रूरत है, डिग्री और रेडियन की। मिनट में भी नापेंगे, सेकंड में भी नापेंगे कोण को। तो ये कोण के बारे में आपने लिख लिया। अब ये देखिए दोबारा से आ जाइए यहाँ पर, अभी मैं और आगे बताऊँगा कोण के बारे में आपको। तो कोण के बारे में चलो देख ही लेते हैं कि 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 2 पाई। तो एक रेडियन बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 360 बटे 2 पाई, यानी कि 180 बटे पाई डिग्री। या 1 डिग्री में रेडियन निकालें तो 1 डिग्री में कितना रेडियन आ जाएगा, 2 पाई बटे 360 रेडियन, यानी कि पाई बटे 180 रेडियन। तो पहले तो हमें इनको रेडियन में निकालना आना चाहिए। रेडियन में जैसे कि मान लीजिए 30 डिग्री को निकालना है आपको, 30 डिग्री का रेडियन कितना बनेगा, तो पाई बटे 180 गुणा 30 कर दीजिए, पाई बटे 6 कितना आ गया, पाई बटे 6। देखो 3 6 18, पाई बटे 6 रेडियन कितना बना ये, पाई बटे 6 रेडियन। 45 डिग्री को बदलना आना चाहिए, तो पाई बटे 180 गुणा 45, ये कितना बनेगा, पाई बटे 4 रेडियन। 4 का भाग लग जाएगा इसमें, पाई बटे 4 रेडियन। 60 डिग्री को बदलना आना चाहिए, तो पाई बटे 180 गुणा 60, यानी कि पाई बटे 3 रेडियन। तो इसी तरह से बदलते चले जाएंगे। 90 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, पाई बटे 2 रेडियन। 120 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 2 पाई बटे 3 रेडियन। ऐसे ही आप निकालते चले जाओगे। 150 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 5 पाई बटे 6 रेडियन। तो बेटा ऐसे आप लोग करते चले जाना, और आसानी से मैंने निकालना बता दिया था कि डिग्री से रेडियन में कैसे आप लोग बदलोगे सवाल को। ये हटा दें, इरेज करें, हटा दिया जाए, ठीक है। नोट कर लिया होगा सभी ने। चलिए डिग्री से रेडियन हमने बना लिए। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर लिखिए 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट का कोण बनेगा, तो 1 मिनट बराबर कितना बनेगा, 1 मिनट, मिनट को हम डैश से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। 1 बटे 60 डिग्री कितना बनेगा, 1 बटे 60 डिग्री। डिग्री को आप ऐसे लिख लीजिए, 1 बटे 60 डिग्री। अब ये डिग्री हमारा बन गया 1 बटे 60 डिग्री। अब हमें इसको रेडियन में बदलना, तो रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करें बताइए, अभी अभी सिखाया था। तो रेडियन में बदलने के लिए हम पाई बटे 180 का गुणा और कर देंगे, तो पाई बटे 180 गुणा 60, ये किस में बदल गया हमारा, रेडियन में। तो 1 मिनट में कितना रेडियन होता है, 1 मिनट में कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री में रेडियन होता है पाई बटे 180। पाई बटे 180 को यदि आप हल करके लिखोगे तो 3.14 बटे 180, और इसका मान निकालोगे तो कितना आएगा मान, भाग लगा लेना आप लोग, सीधा सीधा हमने बता दिया कि 3 बटे 180 करेंगे तो इतना भाग आएगा। अब 1 मिनट में कितना रेडियन बन जाएगा, 1 मिनट में बनना है आपका पाई बटे 60 का भाग और लगा दीजिए इंटू 180, ये रेडियन बन गया आपका 3.14 बटे 180 गुणा 60। आप करते रहो जब तक मैं लिख रहा हूँ। और इसी तरह से 1 सेकंड में 60 का भाग और लग जाएगा, तो 1 सेकंड में कितना आ जाएगा, 60 गुणा 180, तो बराबर 3.14 बटे 180 गुणा 3600, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो इनको जब भी न्यूमेरिकल में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इस तरह से आपको हिसाब किताब लगा करके ये वैल्यू लिखनी है। अच्छी तरह से ध्यान रखना बेटा, इनकी वैल्यू निकाल करके आप रट भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं कि इनका भाग लगा के आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है सर, 1 मिनट में इतना रेडियन होता है, इनका भाग लगा लीजिए और याद कर लीजिए उसको, कोई दिक्कत थोड़ी है, याद भी हो जाएगा वो। चलिए
ये सबको समझ में आ गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाग लगा के आंसर निकाल के रख लेना आप लोग अच्छी तरह से, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आंसर आ रहे हैं इनके। ठीक, अब हम आ जाते हैं कि कोण तो हो गया हमारा। ये देखिए कि कोण के सामने वाली भुजा को और जिस पर 90 डिग्री लंब बना है उसको तो हम बोलते हैं लंब, और जिधर कोण बना है वो आधार। सबसे बड़ी भुजा को हम बोलते हैं कर्ण। सबसे बड़ी भुजा को हम क्या बोलेंगे? कर्ण। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो h मान लेता हूं मैं, एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h बराबर मेरी आ जाएगी अंडर रूट वर्गमूल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया हमारा सीधा सीधा, यहाँ से नोट कर लीजिए आप लोग, फटाफट से नोट करिए। एक फॉर्मूला तो हमारा ये आ गया बेटा, जिसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात लगते हैं। क्या लगते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात हमारे 3 प्रकार के रहते हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं। इसमें साइन है, कॉस है, टेन है, और इनके उल्टे पढ़े होंगे जैसे कि आपने कोसेक, सेक और कॉट। अब इन तीनों के जो मान आएंगे वो मान प्राप्त होते हैं लाल बटे कक्का से। हम आसानी से सूत्र को याद करें, लाल बटे कक्का से हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो लाल बटे कक्का क्या बनेगा बच्चों? लंब बटे कर्ण, ये तो आ जाएगा साइन का मान। आधार बटे कर्ण, ये आ जाएगा कॉस का मान। और लंब बटे आधार, ये आ जाएगा टेन थीटा का मान। यदि हम उल्टा करते हैं, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। और यदि हम ऐसे करते हैं तो ये आ जाएगा सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा का आधार बटे लंब। तो है आसान। तो इससे आप लोग याद करके रखिए। वैसे आपके जो 10th वाले सर होंगे उन्होंने आपको सारा कुछ समझा रख के भेजा हुआ है यहीं पर। तो यहाँ पर हमें ये फिर भी नहीं याद है किसी बच्चे को, तो याद करना है लंब बटे कर्ण कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। मैं लिख देता हूँ एक बार, अब मत भूलना कभी भी, बस ये ध्यान रखना, नहीं तो 12th 11th में IIT JEE में बहुत परेशानी में आओगे। कर्ण बटे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इस तरह से आप लोग ले। अब ये एक दूसरे के उल्टे हो गए, उल्टी कर दी इन्होंने। तो उल्टे करने का मतलब हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या हो सकता है? 1 बटे साइन थीटा। ऐसे ही सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। या इन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर आएगा, इन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर आएगा। और टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, या इन दोनों का गुणनफल 1 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। हटा दें, ठीक। तो ये इनके मान हो गए। लाल बटे कक्का से हमने मान निकाल लिए। अब हम देखते हैं कि इनके कुछ वर्ग सूत्र लिखे जाते हैं। वर्ग सूत्र भी हमें पता होना चाहिए। पहला वर्ग सूत्र चलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। दूसरा सूत्र चलता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये भी आप लोगों को अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। तीसरा सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 वर्ग सूत्र हैं जो कि आप लोगों को अच्छी तरह से याद रहने चाहिए। भूलने वाला काम नहीं होना चाहिए बेटा यहाँ पर। अब है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के मान। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के मान सभी बच्चों को याद होने चाहिए। ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ
अगले वीडियो में आपसे पूछूंगा। सभी बच्चों को याद चाहिए, मुझे टेबल बनाना आए चाहे नहीं आए, मेरे को तो याद से मतलब है, ये ध्यान रखना। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। उसके बाद में इनके मान स्टार्ट करने हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और अगला करना है आपको 90 डिग्री। करके बताइए। अगली वीडियो में आपको अच्छी तरह से तैयार करना है पूरा का पूरा, और मुझे याद करके बताना है। अगली वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे, पार्ट 2 को, पार्ट 1 फिर पार्ट 2। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।